धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 7 महीने 2 दिन अंदर बिताने के बाद एनएसए के आरोप से छूट गए हैं डॉक्टर कफील खान और मथुरा की जेल से भी रिहा हो गए हैं। पहला कदम उसके बाद जो उन्होंने उठाया वो ये कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर वो राजस्थान में शिफ्ट हो गए। यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि क्यों उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया और क्यों वो राजस्थान को चले गए हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी खासकर कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन पर गुजरी है उसको लेकर क्या वो आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और क्या अपनी लड़ाई को सिर्फ वो अपने तक सीमित रखेंगे या अपनी लड़ाई के जरिए वो हजारों सैकड़ों लोग जो ऐसे जेल में बंद है, जिन पे एनएसए लगा हुआ है या गैर कानूनी तरीके से जिनको जेल में डाला गया है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे या खुद के मुआवजे की लड़ाई भी लड़ेंगे। बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। और क्या अगर योगी उनको दोबारा से उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बना दें तो वो क्या उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहेंगे? बहुत सारे सवालात के साथ उनसे जुड़ने जा रहा हूं जूम के जरिए। पिछले 8 दिनों से लगातार कोशिश कर रहे थे, समझ सकते हैं वो भी बिजी होंगे क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले भागदौड़ कर रहे थे। तो धाकड़ खबर का नंबर आते आते 8-9 दिन लग गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू धाकड़ न्यूज। एंड ऐसी बात नहीं है अकरम साहब कि 8 दिन बाद आपका नंबर आया। असल में इतना 7.5 महीने ऐसा गुजरा है कि कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ, तो ज्यादातर टाइम मीडिया के साथ नहीं, अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ और अम्मी जान और अपनी वाइफ के साथ हूँ। पहला मेरा सवाल यही है कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ के इस वक्त राजस्थान शिफ्ट हो चुके हैं, ये क्यों आपने कदम उठाया? ये आई थिंक ये फेक न्यूज है और कंट्रोवर्शियल जो कंट्रोवर्सी जो उन्होंने क्रिएट की है, ये भी जो है कुछ फेक लोगों का काम है। मैं कोई शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। आई वांट टू क्लियर यू धाकड़ न्यूज के हिसाब से, मैं राजस्थान शिफ्ट नहीं हुआ हूँ। मैं यूपी वापस जा रहा हूँ, मैं भी 10-15 दिनों में कुछ दिन यहाँ पे रह के वापस जाएंगे। और चूंकि रात के 11 आपको याद होगा कि मेरा जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर था वो 10:30 बजे सुबह सुनाया गया और 11:30 बजे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को, डीएम अलीगढ़ को, होम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को, होम मिनिस्टर इंडिया गवर्नमेंट को वो रिलीज ऑर्डर 14 लोगों को, जिनको हमने पार्टी बनाया था उस केस में, 14 लोगों को 11:30 बजे बाई ईमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से पहुंच गया था, रिसीव हो चुका था और उसमें लिखा हुआ था इमीडिएट रिलीव, यानी कि अभी रिलीज करो। पर फिर भी मुझे 12 घंटे तक रिलीज नहीं किया गया। वो तो मेरे भाई लोगों ने कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जा रहे हैं और एक भाई जो है जो है धरने में बैठ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने, क्योंकि उस वक्त जो है मथुरा जेल के सुपरिटेंडेंट ये कह रहे थे कि मैं डीएम का ऑर्डर आऊंगा, मैं उसका मानूंगा कि उन्होंने आपको जेल भेजा है, हम चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं मानेंगे। डीएम ये कह रहा था कि जब तक लखनऊ से ऑर्डर नहीं आ जाएगा हाई कमांड का हम नहीं आपको छोड़ेंगे। हाई कमांड के ऑफिस में हम लोग अप्रोच जब कर रहे थे, मेरी फैमिली, तो वहां से कह रहे थे कि हम जो है ऑर्डर भी रिसीव नहीं करेंगे। तो ये ड्रामा 12 घंटे तक चलता रहा। तो मेरी फैमिली थोड़ी अप्रेसिव हो गई, डर गई कि आपको याद होगा अकरम साहब कि 10 फरवरी को जब जिस भड़काऊ भाषण की बात की जाती है, उस केस में जब मुझे बेल मिल गई थी तो अगले 4 दिन तक उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और 14 तारीख को एनएसए लगा दिया। तो मेरी फैमिली को लगा कि इस बार भी वो कोई खेल खेल रहे हैं, क्योंकि मथुरा जेल के बाहर बहुत बड़ी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, इतनी पुलिस फोर्स की जैसे कोई वीआईपी आदमी आ रहा हो, और मेरी सिक्योरिटी की तो नहीं लगी थी। तो मेरे घर वाले थोड़ा डर गए थे कि इनकाउंटर ना कर दें, फेक इनकाउंटर ना कर दें या ये कोई केस में ना फंसा दें। उसी वक्त जनरल सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश की है प्रियंका गांधी मैम का फोन आया था, उन्होंने अभी कर्टसी कॉल किया था और हालचाल पूछने के लिए। तो मेरी फैमिली ने अपना ऑपरेशन बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग डर लग रहा है और ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो छोड़ते हैं तो अगर उन्होंने ऑफर किया कि भाई मथुरा से सटा हुआ बस 20 मिनट का रास्ता है भरतपुर, वो राजस्थान का बॉर्डर है, वहां हमारी सरकार है और आपको अगर आप चाहिए तो हम जो है हमारी पार्टी जो है और हमारे लोग जो हैं आपकी मदद करेंगे, हम आपका इंतजाम वहां पे कर देंगे, आप सेफ रहोगे। तो उस वक्त तो एक तरह से कहते हैं आखिरी टाइम पे मदद मिलना बहुत बड़े अल्लाह का शुक्र है, मैं कहूंगा। और प्रियंका गांधी मैम का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो है मदद की। तो हम लोग बस उसी, जैसे आपको यकीन नहीं होगा, 12 बजे जो है चीफ जस्टिस की डेडलाइन थी
अब 11:55 पे मुझे छोड़ा गया है। तो 11:55 पे मैं निकला हूँ। आपने अगर मेरा इंटरव्यू देखा होगा, जब उस वक्त ANI ने लिया था, जब सब मैं बाहर निकल रहा था, तो मेरे भाई लोग मुझे कार में छोड़ रहे थे कि बोलना नहीं है, मीडिया से बात नहीं करनी है, बैठो और निकलो यहाँ से, क्योंकि उनको डर लग रहा था कभी भी कुछ भी मेरे मुंह से निकला और वो फिर से फंसा दें कुछ। तो हम लोगों को पकड़ के, हम लोग समझ लीजिए 12:10-15-20 में हम लोग यूपी पार कर गए। तो मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, राजस्थान आया हूँ जस्ट अपनी फैमिली के साथ, चूंकि एक 7.5 महीना पूरी ना केवल मेरा एक मेंटल ट्रॉमा था, एक फिजिकल टॉर्चर भी इस बार बहुत किया, और घर वालों को भी जो है बहुत परेशान हुए वो लोग। तो इसलिए आया हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने। तो यहाँ आपने बहुत क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ और वापिस आप फिर गोरखपुर जाएंगे। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल जन्म लिया आपके राजस्थान जाने के बाद से, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, और आपको पता है कि हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन मैंने चलाया हुआ था, जिसमें पूरी इंडिया का जो ब्रोकन हेल्थ सिस्टम है उसके लिए काम करना चाहता हूँ। और आपने जेल से निकलते वक्त भी मेरा इंटरव्यू सुना होगा, तो सबसे पहले मैंने यही जाहिर किया था कि मैं एज अ कोरोना, इस पूरा चूंकि देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो उसमें एज ए कोरोना वायरस के साथ काम करना चाहूंगा। 10 साल का मेरा वेंटिलेटर चलाने का इंटेंसिव केयर यूनिट में एक्सपीरियंस है, उसको मैं मदद से जो है चाहे एक भी जान बच जाए उसको करना चाहूंगा। और जो इंडिया के तीन इंस्टीट्यूट जो है वैक्सीन रिसर्च में लगे हैं, उनको मैं अपनी वॉलंटियर करूंगा कि मुझ पर रिसर्च कर सकते हैं, और उसमें काम करूंगा। और फ्लड अफेक्टेड एरिया जो बिहार और असम का है, और केरल का, आंध्र प्रदेश, वहां पे जाना चाहूंगा मैं। तो एज अ डॉक्टर ही काम कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने भी बहुत मदद की है मेरी, समाजवादी पार्टी। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम किसी भी पार्टी से हुआ, तेजस्वी यादव हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बामसेट के वामन मेश्रम साहब हो, सबने बहुत मदद की। ठीक ठीक। एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेल से निकलते ही आपने कहा कि योगी जी अगर आपको दोबारा से बहाल कर दें तो आप नौकरी करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में। कुछ लोगों का कहना है कि दोबारा से आपको नौकरी अगर दे दी तो फिर किसी बड़े स्कैंडल में आपको फंसा के और लंबे टाइम के लिए जेल में डाल देंगे। देखिए, अब वो क्या करना चाहते हैं उनका बस चले, तो 2022 तक मुझे जेल में ही रखें, तो मैं तो ये कहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जब कोरोना की बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, और मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मतलब क्वैश कर दिया है NSA, और जो इनकी इंटरनल इंक्वायरी BRD ऑक्सीजन जो बच्चों की मौतें हुई थी उसमें मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, तो मुझे लगता है कि अगर नौकरी पे वापस कर देंगे तो मैं देश की सेवा में अपना योगदान दे पाऊंगा। बस मेरी ये इच्छा ही है। अगर नौकरी नहीं देना चाहते तो भाई मुझे निकाल दो नौकरी से। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे पेशेंट देखने के लिए कोई मनाही नहीं की है, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहीं भी किसी भी और स्टेट में जाके या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ज्वाइन कर सकता हूँ, अपना योगदान दे सकता हूँ। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं कि उसके निकालने की जरूरत क्या है उसके लिए उनको? नहीं कर सकता। मैं अभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और जो है वो आपको याद होगा कि जब निपा वायरस केरल में हुआ था और उन वहाँ के मुख्यमंत्री ने मुझे केरला बुलाया था, तो उस वक्त भी सरकार ने मुझे लखनऊ एयरपोर्ट में से ही रोक दिया था जाने से, ये कहते हुए कि नहीं आप हमारे अभी सर्वेंट हैं। और जब मध्य प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ सरकार थी उस वक्त, दिग्विजय सिंह ने मुझे ऑफर किया था कि आप यहाँ पे आ भेजे, तो गवर्नमेंट ने NOC देने से इनकार कर दिया था। तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट अभी भी हूँ, जब तक मुझे सरकार निकालेगी नहीं या फिर मेरा इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, मैं कहीं और नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करने का मतलब है मैं किसी से सैलरी लूंगा। मैं फ्री कैंप कर सकता हूँ, फ्री मेडिकल कैंप मैंने 100 से ज्यादा किए हैं, तो मैं किसी से फीस नहीं ले सकता हूँ, तो मैं कहीं और नौकरी नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं छोड़ देते हैं? आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? मैं 25 बार इस्तीफा दे चुका हूँ, 25 बार। इन 3 सालों में मैं 25 बार भेज चुका हूँ लेटर DGM और चीफ मिनिस्टर तक कि मुझे भाई आप या तो रख लीजिए, मेरा सस्पेंशन रिवोक कीजिए, या नौकरी से निकाल दीजिए। तो अगर डॉक्टर कफील खान की इस जजमेंट को ही आधार बना लिया जाए तो क्या उन लोगों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए आपको? मैं हर उस बंदे की लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह जो जिसके खिलाफ इनजस्टिस हुआ है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो है
उनके खिलाफ अभी भी 200 से ज्यादा जो है जामिया के और जेएनयू के और अलीगढ़ के और कई और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लड़के जिन्होंने सीए एनआरसी के विरुद्ध भी बोला था, वो भी जेल में है। और बहुत से पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये माहौल जो कि इस वक्त हम लोगों को कोरोना महामारी के बारे में बात करना चाहिए, उस वक्त जो है जब बारे में 3 महीना पहले शुरुआत में जमात ने फैलाया है, अब सुशांत राजपूत चल रहा है। तो ये जो है चीजों को छिपाने की कोशिश की जाती है। जो रियल इश्यू आपका होता है उसकी बात कर दूं, आप जजमेंट की बात किया है, ये लैंडमार्क जजमेंट है। और मेरे अपने वकील से, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है और जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा इतिहास में 25-30 साल मतलब पीछे देख लिया जाए तो कभी भी ऐसा लैंडमार्क 42 पन्नों का ये जजमेंट है। और इस जजमेंट के पहले पेज में ये बात लिखी है कि जब से बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई है अगस्त 2017 से, तब से डॉक्टर कफील को ना सिर्फ परेशान किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन, पूरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। और इस ऑर्डर ने माना है कि डॉक्टर कफील ने जो भाषण दिया था वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। उन्होंने माना है कि जिस तरह से एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एसपी सिटी को लिखा, एसपी सिटी ने एसएसपी को लिखा, एसएसपी ने डीएम को लिखा, वो जो चारों लेटर का जैसा फॉर्मेट है कि जैसे लगता है कि कट कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, चारों लोगों ने एक ही तरह से साइन किया, एक ही दिन साइन किया, तो उन्होंने उस पूरे एनएसए को इलीगल करा दिया है। इसी ऑर्डर को लेकर शायद बहुत लोगों को, क्योंकि आपको बता दूं 2019 में 146 लोगों में एनएसए लग चुका है और उसमें से 50% लोगों पे काउ स्लॉटरिंग पे, यानी कि गाय से रिलेटेड जो है वो उस पे एनएसए लगा हुआ है 50% पे। तो इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूं सर, जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, हर कोई तो डॉक्टर कफील खान नहीं हो सकता, सोशल मीडिया पे सबके लिए अभियान नहीं चलाया जा सकता। इतने सैकड़ों लोग अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एनएसए में बंद है, तो क्या आपको खासकर उत्तर प्रदेश पे फोकस नहीं रखना चाहिए? आप कह रहे हैं मैं तो पूरे देश में जामिया के, सीए के सब लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, उत्तर प्रदेश फोकस नहीं होना चाहिए आपकी लड़ाई में? कह रहा था कि ना, मैं आवाज सबके उठाने के लिए, सबके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें आ रही है कोरोना महामारी से, एज अ डॉक्टर मैं उसके लिए भी लड़ने को तैयार हूँ। और आपका एकदम सही है कि हर किसी को फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है कि वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। एक लॉयर वहाँ का 2.5 लाख 5 लाख रुपए लेते हैं वो केसेस लड़ने के लिए, और चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, और वो सारी फैसिलिटी सबको अवेलेबल नहीं होती है। मैं रिहाई मंच लखनऊ से भी जुड़ा हुआ हूँ और वो उसके थ्रू हम काम करेंगे, आपको वादा दिलाता हूँ काम करेंगे। मैंने आपके इंटरव्यू सुने हैं, आप एक जगह जिक्र करते हैं कि आपको 5 दिन तक भूखा रखा गया और ऐसे बैरिक में आपको बंद कर दिया गया कि जहाँ पे 150 लोग थे, लेकिन उसको बताते हुए आप सिर्फ अपनी बात रखते हैं, उन 150 लोगों के दर्द को बयान नहीं करते हैं। पूरे जेल में 534 में से 1600 लोग थे, तो ये सिर्फ मेरी बैरक की बात नहीं थी और ये पूरे मथुरा जेल की बात है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आपको बता दें 71 जिलों में 71 पूरे जेल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो जेल में रखने की है वो करीब 60 से 70 हजार कैदियों की है। लेकिन इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा कैदी हैं जेलों में। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है कहा जाता है इस कोरोना वायरस के टाइम पे किया जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ख्वाब है। और ना सिर्फ आपको पता है मथुरा जेल में मेरे अपने बैरक में 2 लोग को कोरोना हो गया था, और पूरे यूपी में मुरादाबाद हो चाहे आगरा हो चाहे झांसी हो चाहे आपने सुना होगा कि बरेली हो, वहां सब जेलों में बहुत से कोरोना वायरस आए और बहुत से लोग मर भी गए, उस कैदी मर भी गए। आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार ने अपनी आधी जेल खाली कर दी एक नियम लगा के। यूपी सरकार ने भी स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि जो लोग 7 साल के नीचे सजा काट रहे हैं या फिर उनके ऊपर अभी अंडर ट्रायल है उनको छोड़ा जाए, तो स्टार्टिंग में 31 मई तक तो कुछ कैदियों को छोड़ा है, लेकिन उसके बाद अभी नहीं छोड़ रहे हैं। एक सवाल आपके जजमेंट आने के बाद से ये खड़ा हुआ कि जब कोर्ट कह रहा है कि गैर कानूनी है,
तो कोर्ट ने अलीगढ़ के डीएम के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कोर्ट ने मथुरा के जेलर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कोर्ट ने उस सिस्टम के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जिसने आप पर गैर कानूनी एनएसए लगाया? क्या आपको अब ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए जिन लोगों ने आपको गैर कानूनी एनएसए लगा के जेल में रखा? देखिए, कोर्ट जो होता है, जो आपको बता दूं, ये लॉ है और ये इस तरह का होता है। आपको ऐसा, आपके माध्यम से मैं धाकड़ न्यूज के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आप प्लिया लिखते हो, जो आप लास्ट में लिखते हो कि हमको ये राहत चाहिए, कोर्ट उसी की बात करता है। अब आप जैसे कह रहे हो कि आपको डीएम के खिलाफ या जेलर के खिलाफ, जिन्होंने, या फिर पुलिस, जो एसटीएफ ने मुझे जो मारा, जो 3 दिन अपने पास रखा गैर कानूनी, और उसके बाद जब 29 तारीख को गिरफ्तार किया, 1 तारीख को मुझे जेल भेजा, और जेल में 10 तारीख को छोड़ने के बाद फिर भी जेलर ने मुझे 4 दिन तक इलीगली डिटेन किया। ये सारों के लिए मुझे अलग अलग फिर से एक रिट पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी और तब कोर्ट उस पर आदेश देगा, और उसकी कार्रवाई मैं कर रहा हूं और जरूर जाऊंगा। और देखिए, अभी बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। कुछ जो है वो फाइनेंशियली भी जो है मजबूत होना पड़ेगा फिर से दोबारा केस करने के लिए, तो वो सारी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि आपको जो अभी जो मुझ पे इस भड़काऊ भाषण के लिए जो मुझे बेल मिली हुई थी 10 फरवरी को, उस केस को भी रद्द कराने की कोशिश करूंगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपके भैया हैं आदिल साहब, उनका लगातार कई बार धाकड़ खबर पे हमने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने दोनों मुद्दे लगातार उठाए कि 10 फरवरी को जमानत मिलने के बाद 4 दिन तक अवैध कस्टडी में आपको रखा गया, इलीगल तरीके से आप पे एनएसए लगाया गया। इस मामले को भी वो लेकर कोर्ट पहुंचे हैं, तो इसलिए मैंने पूछा और आपने बताया कि आपकी पिटीशन में था नहीं। हाँ, पिटीशन में जो हमारे वो रिलीफ ऑर्डर के लिए जो लास्ट में मांगा गया था, वो ये मांगा गया था कि ये एनएसए इलीगल है और इसको क्वैश किया जाए और डॉक्टर कफील को फौरन रिहा किया जाए। इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। आपके साथ जो कुछ गुजरा है पिछले 3 साल के दौरान, क्या आपको इसका कंपेंसेशन इस सरकार से, इस सिस्टम से नहीं लेना चाहिए और कोर्ट में इसकी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? आखिर कब तक होता रहेगा? लोगों को आतंकवाद के आरोप में उठा के जेल डाल देते हैं, बाद में वो छूट जाते हैं 10-20 साल बाद, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता, जो अधिकारी दोषी होते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं जानना समझना ये चाहता हूं कि क्या इस लड़ाई को मुहिम नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, और मुहिम में आप सबकी मुझे जरूरत भी पड़ेगी। आपको याद होगा कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में भी 9 महीने जेल रखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और उसके बाद जो एक बड़ा एक मुहिम चली थी कि आप कंपनसेशन के लिए 100 करोड़ कंपनसेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांगिए, और हम लोगों ने शायद उस टाइम जो है नहीं किया, और वही वजह थी कि मुझे दोबारा जेल जाना पड़ा। तो इस बार जरूर करेंगे और जरूर जो है कंपनसेशन के लिए बात करेंगे, जिन्होंने प्रताड़ना की है उसके लिए भी कोर्ट में जरूर जाएंगे। एक सवाल और लोगों के जहन में है, क्योंकि आप देखिए, ताकि कोई और बेचारा, कोई और निर्दोष, कोई गरीब, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, एक अच्छी फैमिली से हूँ, एक अच्छे मजबूत मतलब जमींदार फैमिली से आता हूँ, और एक एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ। सब कुछ करने के बाद पूरी फैमिली का दोनों भाई खड़े रहते हैं, मतलब एक लड़ने के लिए, तो साथ में तो वो सब कुछ शायद एक गरीब जो बेचारा, जिसकी आवाज ही नहीं सुनी जाती है। आपका कहना है बिल्कुल सही है, बहुत लोग तो मार दिए गए, बहुत लोग अभी भी जेलों में हैं, और बहुत लोगों की आवाज बहुत आप तक शायद पहुंचती ही नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवालात पे रोशनी डाली और साफ कर दिया कि आप मुआवजे के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, आप अपने इंसाफ के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक, मेरा मानना यह है कि इस सरकार पे अटैकिंग लोग नहीं होंगे कानून के जरिए, वैसे नहीं कि धरना प्रदर्शन किया बवाल कहीं कुछ करने लगे, अटैकिंग नहीं होंगे कानून के जरिए और सरकार को कानून के दायरे में घसीट कर नहीं लाएंगे, तब तक ये सरकार शायद सबक नहीं लेगी, क्योंकि इसे लगता है कि यही सब कुछ कर सकती है कानून के दायरे में या कानून का फायदा उठाकर, कानून का उल्लंघन करके। आपको जो है ये मैं वादा दिलाता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ, आपके धाकड़ माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकारों के, बहुत से सरकार जो है इलीगल के काम, जो कुछ ऐसे पुलिस और ईडी और इनकम टैक्स के एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा, ताकि फिर कोई, मैं तो झेल गया हूँ, फिर मैं भी ना झेलूं और दूसरा कोई बेचारा जो है ना झेले, और उसके परिवार को उस दुख से ना जाना पड़े जो मेरे परिवार को जाना पड़ा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी